नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हाल ही में उपचुनाव ने भारत की राजनीति की नई दिशा का संकेत दिया है, खासकर बिहार में। बिहार में नीतीश कुमार को अच्छी खासी पटकनी दी है आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने। हालांकि दोनों के बीच वाद और विवाद का दौर भी जारी है। कोई एक बयान दे रहा है तो कोई दूसरा। हाल ही में नीतीश कुमार ने अब से कुछ ही देर पहले बयान दिया है कि लालू इस जीत पर इतराए ना। लेकिन खुद क्या सोचते हैं लालू प्रसाद यादव इस जीत पर? हमारे साथ सीधे पटना से जुड़ रहे हैं लालू यादव जी। लालू यादव जी, इंडिया न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले आपको इस शानदार जीत की बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया। ये नीतीश कुमार दिल्ली से आए हैं लड़खड़ाते हुए, जैसे हंस चिड़िया को कोई तीर लग जाता हो, फड़फड़ाते हुए आए हैं और सच्चाई को स्वीकार न करके अनाप शनाप बात डाइवर्ट कर रहे हैं। नीतीश कुमार के पतन तय हो गए बिहार में। ये टेस्ट केस था, सेमीफाइनल था, मतलब समझो अब फाइनल में पहुंचे हुए हैं। जब भी चुनाव होगा, नीतीश कुमार का जो विकास का ढोंग था, फरेब था, अखबारों में विज्ञापन था, सबका पर्दाफाश महाराजगंज की जनता ने, बिहार की जनता ने कर दिया। थम्पिंग मेजॉरिटी, अद्भुत मेजॉरिटी मिला आरजेडी को। ऑल कास्ट एंड क्रीड, सारे बैरियर को तोड़ के लोगों ने राष्ट्रीय जनता दल को वोट किया है। ये संकेत है कि नीतीश कुमार का पतन शुरू हुआ। रास्ता भी तय कर दिया, निर्धारण कर दिया महाराजगंज के मतदाताओं ने कि जाना है कि बौखलाहट में है नीतीश। इससे ज्यादा बौखलाहट ये है कि इनके उम्मीदवार जो थे शाही बोल रहे हैं कि यहाँ गठबंधन धर्म का पालन नहीं हुआ। अब इनके घर में लड़ाई है, झगड़ा है, आप जानते हैं, सब लोग समझते हैं। तो अभी नरेंद्र मोदी घोषित प्रधानमंत्री का उम्मीदवार हो गया, घोषित, समझो कि घोषित ही है, तो नीतीश कुमार का अब क्या रोल होगा पहले वहां पर बतावे ना। या तो बुरी तरह से हार गए हैं और हारते जाना है। लेकिन अब ये जो इनका टाइप रहेगा, टाइप नहीं रहेगा, नरेंद्र मोदी तो हो गया देश का होने वाला प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बीजेपी का। इसलिए ये पूरा बिहार की जनता, महाराजगंज में सब लोग निर्धारण कर दिए कि बिल्कुल आदमी ढोंगी है, फरेबी आदमी, और इसका सफाया वोट में हो जाएगा। सफाया मैंने वोट से सफाया। लालू जी, लेकिन नीतीश कुमार बोल रहे हैं आप इतराए ना। क्या इस जीत से लालू यादव इतरा रहे? अरे तो नीतीश को तो नाचे न जाने आगनवा टेढ़, नाचने आता ही नहीं है, अब बोलता है कि आगना टेढ़ है। ये बोल रहे हैं, बयान दे रहे हैं कि ये सीट तो लालू यादव का था। अरे जब मेरा था तो तुम क्यों गए थे वहां लूटने के लिए? इसलिए इनका रास्ता तय हो गया है। ये इतराएगा आदमी नहीं, खुशी नहीं मनाएगा, तो इनके तरफ लड़खड़ाते ये भागे चल रहे हैं सब जगह। इनके आदमी कोई दफ्तर में मिल रहा है, कोई मीडिया को जैसा जाके खोज कर देखिए तो सब मुंह छिपाए हुए हैं। बिहार की जनता प्रबुद्ध जनता है। सब लोगों ने देखा कि नहीं, ये आदमी ठीक नहीं है नीतीश कुमार। भारत सरकार के कार्यक्रमों को माइनस कर दीजिए। कुछ बिहार में हुआ है? अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, सामूहिक बलात्कार, घूसखोरी से लेकर के सीनाजोरी, कस्टोडियल देश में हिंदुस्तान में तीसरा स्थान। बिजली गायब है, अब कोई गांव में सड़क रोड नहीं है। एनएचआई को छोड़ के प्रधानमंत्री सड़क योजना, लालू जी पूरा देश से बड़ा ईमानदार आदमी कोई है ही नहीं। लाठी गोली चलाया, शिक्षकों को मारा, सारे लोग याद किए हुए हैं। और नीतीश कुमार का फाइनल मैच के लिए तैयारी हो रही है, पूरे बिहार में तैयारी। अब मैं जा रहा हूं फिर जनता के बीच में। नहीं, आप तो जाएंगे। आपने परिवर्तन यात्रा निकाली थी, पूरे प्रदेश में घूमी थी, सबको याद है लोगों ने कैसा रिस्पांस दिया था। लेकिन सवाल यहाँ उठता है, आप नीतीश कुमार को बेईमान कह रहे हैं। देश भर में तो अखबारों में उनकी ये छवि है कि नीतीश कुमार से ईमानदार आदमी कोई है ही नहीं। आवाज
लगता है लालू जी से हमारा टेलीफोन कट गया है। हम उनसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। चित्रा मेरे साथ बनी हुई है, चित्रा से हम बात करते हैं इस वक्त इस मसले पर। चित्रा, आपको क्या लगता है लालू के मूड को देखकर? आपको लगता है कि लालू यादव जी कुछ कर पाएंगे 2014 के लोकसभा चुनाव तक? देखिए, करने की कोशिशें लगातार जारी हैं, हालांकि मुश्किलें उनके सामने बहुत ज्यादा हैं। नीतीश कुमार ने जो बातें कही हैं कि ये सीट तो पहले से ही आरजेडी के पास थी और आरजेडी के एक सांसद के निधन के बाद ही ये सीट खाली हुई थी, ये बात भी सच है। और जातीय समीकरण जो वहां पर है वो भी पूरी तरह से आरजेडी के पक्ष में गए हैं। और इस बात को नहीं भूलना चाहिए कि इस वक्त अगर कल की सीट को हम मिला दें तो कुल 4 सांसद हैं आरजेडी के पास, इसलिए आगे की राह इतनी ज्यादा आसान नहीं रहने वाली है। लेकिन चुनौतियां अब नीतीश कुमार के सामने भी खड़ी हो चुकी हैं दीपक जी, क्योंकि नीतीश कुमार जो लगातार कहा यह जा रहा था और राजनीतिक गलियारों में भी ये चर्चा जोरों पर थी कि कहीं न कहीं एक दंभ आ चुका है, एक गुरूर है। और यही वजह है कि वो सीधे ना ही कार्यकर्ताओं से मुखातिब होते हैं अपने और ना ही मीडिया के सवालों का सही जवाब ही देते हैं। तो कहीं न कहीं उस गुरूर पर चोट महाराजगंज की जनता ने जरूर किया है। अब नीतीश कुमार को भी सोचना होगा कि सुशासन के दावे जो उनसे किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल चित्रा, गुरूर पर चोट की है और यही सवाल लालू यादव जी से पूछते हैं क्योंकि उनसे फिर से टेलीफोन लाइन जुड़ गई है। लालू यादव जी, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार में जो अहंकार आ गया था, जो गुरूर आ गया था, महाराजगंज की जनता ने, आपकी पार्टी ने उनके इस गुरूर पर चोट की है, उनके इस अहंकार पर चोट की है? बस कम्युनिकेशन बंद हो गया। लालू जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लालू यादव जी से दोबारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम फिर कोशिश करेंगे उनके पास चलने की, लेकिन एक बार फिर चित्रा के पास चलते हैं। चित्रा, आपको याद होगा 2009 का लोकसभा चुनाव, तब प्रभुनाथ सिंह जो आज आरजेडी से कैंडिडेट है वही जेडीयू से कैंडिडेट थे और वही कास्ट इक्वेशन उनके फेवर में थे। अब क्या बदल गया पिछले 4.5 सालों में? ज्यादा था दीपक जी, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। लेकिन प्रभुनाथ सिंह जो कि उस वक्त जेडीयू की तरफ से थे, उस समय 2009 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। और अब अगर उन्होंने जीत हासिल की है तो उसके पीछे एक बड़ी वजह है उमाशंकर सिंह का नहीं होना और दूसरी बड़ी वजह यह है कि आरजेडी से वो उम्मीदवार हैं। और इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि 3 बार इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं प्रभुनाथ सिंह। इसी वजह से और आरजेडी अपनी जीत की खुशी भले ही मनाए, लेकिन जो चेहरा प्रभुनाथ सिंह का था उसको भी देखते हुए वहां की जनता ने वोट किया है। और शायद यही वजह है कि इस वक्त न सिर्फ प्रभुनाथ सिंह बल्कि आरजेडी के जो नेता हैं और खासतौर से लालू प्रसाद यादव वो उत्साहित नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, एक बार फिर से चलते हैं लालू यादव जी के पास। लालू जी, चित्रा का यह मानना है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार में बहुत अहंकार आ गया है, घमंड आ गया है और बिहार की जनता ने उसको इसी का जवाब दिया है। आप मानते हैं कि उनके घमंड को चूर चूर किया है बिहार की जनता ने? देखिए, अहंकार तो अपने जगह पर है, लेकिन बिहार में जो भ्रष्टाचार, अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, सामूहिक बलात्कार, बिजली नदारत, विकास का कहीं निशान नहीं, एक भी सुई का भी कारखाना खोला हो, शिक्षा चौपट हो गया, चारों तरफ त्रायमा है। चित्रा जी उनको बता दीजिए कि ग्रास रूट की जानकारी इनको नहीं है। दिल्ली में बैठ करके अपना जो समीकरण जो आप बनावे, उमा शंकर सिंह को हम ही लोग जिताए थे, इनको जानकारी होना चाहिए। और उमा शंकर सिंह के बेटे लड़े थे अभी कांग्रेस पार्टी से, 32,000 वोट से 32,000 वोट आया उमा शंकर जी सिंह के लड़का को। आप प्रभुनाथ सिंह को थम्पिंग मेजॉरिटी और कास्ट एंड क्रीड इंक्लूडिंग ब्रह्मर्षि समाज, मोस्ट बैकवर्ड माइनॉरिटीज, सारे लोगों ने ये तय किया है कि नीतीश का विदाई बहुत जरूरी है। पेट भर गया इसका ढोंग देखते देखते, सुशासन सुनते सुनते, जमीन पर कहीं कुछ नहीं है, तो नीतीश का विदाई तय है, कोई नहीं बचा सकता। बिहार की जनता मालिक है, आज सब लोग फैसला ले चुके हैं, अब फाइनल में फाइनल हो जाएगा। फाइनल हो जाएगा। नीतीश कुमार जी, आपको लगता है कि पिछले चुनाव में अति पिछड़ा, महादलित, दलितों के अंदर से दलित, पश्मीना समाज,
इनको जोड़कर जो कॉम्बिनेशन बनाया था नीतीश कुमार ने वो पूरी तरह से टूट गया है, छिन्न भिन्न हो गया है। वो तो जो मीडिया में जो साइकोलॉजिकल वार आजकल हो रहा है देखते हैं, यही जोड़ करके कि ऑल महादलित, सब पिछड़ा जाति, मुस्लिम, अपर कास्ट, ये नीतीश के साथ है। यही बैठ के रिजल्ट निकालता है लोग दिल्ली में, सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ग्रास रूट की जानकारी ही नहीं है लोगों को। सारे लोग बैक हो गए, जिन लोगों को भ्रम में डाला था नीतीश कुमार ने, और जो अपर कास्ट के भाई उत्साह में नीतीश को वोट दिए थे, वो सबसे ज्यादा एग्रेसिव है कि नीतीश से हम लोग का पेट भर गया, इसको हटाना जरूरी है। लालू का जीत नहीं, बिहार की जनता की जीत हो रही है। बिल्कुल, हमने राज्य की पॉलिटिक्स की बात की, हम नेशनल पॉलिटिक्स की भी बात करेंगे। लेकिन क्या अब आपको लगता है नए हालात में, जब नरेंद्र मोदी का कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनना लगभग तय हुआ है, जेडीयू और बीजेपी के अंदर राजनीतिक तलाक होने वाला है? नहीं तो ये तो तय अब उनको करना है, जेडीयू को, क्योंकि नरेंद्र मोदी तो घोषित उम्मीदवार हो गए। अब नीतीश कुमार जो तोता बने हुए थे आरएसएस बीजेपी का, अब ये फैसला लेंगे क्या करने वाले हैं। दोनों को एक साथ रहने पर भी हम पूरी तरह से पराजित करेंगे। अब ये तय करें, इनके बीच का मामला है, कब डाइवोर्स होगा या नहीं होगा। देश की जनता सब देख रही है, लेकिन आपको बिहार लगता की है कि जनता नीतीश सब कुमार वाच कर रही है। लेकिन नीतीश कुमार में इतनी राजनीतिक हिम्मत है कि सरकार छोड़ ले, अपनी पार्टी तोड़वा ले। वो सरकार क्या सरकार नीतीश कुमार एक क्षण भी नहीं छोड़ सकता है बीजेपी आरएसएस को। आप लोग नहीं जानते हो, नीतीश सिद्धांत विहीन आदमी, ये भारी सत्ता का ये लालची आदमी है। हम लोग को छोड़ के गया, दल बदला, दल बदलुओं का जमात बनाया, और अहंकार में डूबा हुआ पूरा बिहार का हालत बद से बदतर है। अब पता को लोग ग्रासरूट पर आ करके सब फर्जी वाला हो गया, मनरेगा का, शिक्षा चौपट हो गया, बिजली नदारत है, घुसखोरी का बाजार गर्म है। अब इनको कोई बचाने वाले नहीं। लालू जी के मुताबिक गद्दी कभी नहीं छोड़ सकते, कभी भी नहीं छोड़ सकता। गद्दी का मतलब आरएसएस बीजेपी को कभी नहीं छोड़ सकता। कारण क्या निकला हुआ है, बोली सटका हुआ है नीतीश कुमार का। जब नरेंद्र मोदी का जब घोषणा हो गया है चेयर कैंपेन कमेटी का, तो इसी पर टेस्ट कर लीजिए ना। लेकिन कल सभी दोनों सही नहीं है दूसरे से कि मेरा काम पसंद नहीं है। अरे बात सुनो ना भाई, नीतीश अभी भाषण किए थे महाराजगंज में कि अगर मेरा काम पसंद है तो वोट दीजिए, और नहीं पसंद है तो आप जो फैसला लेना है लीजिए। तो महाराजगंज की जनता ने आपके काम को रिजेक्ट कर दिया। अब स्टेप डाउन हो जाओ, तुम नकार दिया, रिजेक्ट कर दिया। फेल हो गया, चालू हो गया नीतीश कुमार, जनता ने रिजेक्ट कर दिया, वर्डिक्ट दे दिया। ये मामूली वर्डिक्ट है क्या? नहीं, मामूली वर्डिक्ट तो बिल्कुल नहीं है। नीतीश कुमार इसको थोड़ा अंडरमाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जताने की कोशिश कर रहे हैं कि लालू यादव जी जानबूझ के इतरा रहे। लेकिन यहां पे बड़ा सवाल ये उठता है कि वाकई आप तो ग्राउंड पर मौजूद थे, आपने लंबा कैंपेन किया था वहां पर जाकर महाराजगंज के अंदर। क्या बीजेपी और जेडीयू की ग्राउंड लेवल पर बिल्कुल नहीं पट रही थी? नहीं, बीजेपी का तो जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है सुशील मोदी, ये बिल्कुल सुशील मोदी पूरा कंपेन किया है जाके वहां। सन 77 की स्थिति है बिहार में, लहर है सन 77 का इस सरकार के खिलाफ में। सब लोग बोलते हैं कि लालू यादव बुरा नहीं था।
मुंह का फुहार था, हृदय साफ था। नीतीश तो सबका कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं, सब पहचान लिया। कौन कौन से सगे हैं लालू जी, कौन कौन से सगे हैं जिनको नीतीश कुमार ने ठगा है? अरे सारा तो नाम हमको भी बता दीजिए। सगे का मतलब पूरी जनता, दलित, महादलित, ऊंची जाति, पिछड़ा जाति, माइनॉरिटी, ये सबको ठगा। ये जितने कम्युनिटी के लोग हैं सबको नीतीश ने ठगा। नौजवानों को ठगा, टीचरों को ठगा, महिलाओं और पुरुष और महिला में लड़ाई करवा रहा है। इसका विदाई तय है एकदम, अब कोई नहीं बचा सकता। लालू जी, ऐसे क्या कारण थे कि आपने परिवर्तन यात्रा निकाली तो ठीक ठाक चली, लेकिन नीतीश कुमार ने विकास यात्रा निकाली, उनको काले झंडे दिखने लग गए, उनको विकास यात्रा बंद करनी पड़ी? ऐसे क्या ग्राउंड रियलिटी थी जो दिल्ली में लोगों को नहीं पता है? नहीं, दिल्ली में नहीं पता। दिल्ली वाले को पता लगना चाहिए कि अखबारों को खरीद करके और समूचा अपना फोटो चमकाया और हर जिला में बोला कि मेडिकल कॉलेज दे रहे हैं, इंजीनियरिंग दे रहे हैं, चीनी मिल खोल रहे हैं, रोजगार का वर्षा कर रहे हैं, डिग्री लाओ, मास्टर बन जाओ, कानून व्यवस्था बोला ठीक, और ऊपर बोला ठीक, और नीचे गांव गांव में दारू खोलवा दिया। दारू पी के समूचा बिहार को बर्बाद कर दिया। नीतीश का योजना है कि उसके राज में कोई बूढ़ा नहीं हो, इतना दारू जवानी में पिला दो कि कोई बूढ़ा होगा न करे, मर जाए। तो सब जनता नीतीश कुमार को मस्जिद सेकंड में पकड़ लिया। नीतीश कुमार को अब कहीं बचने वाला है? कोई गाल बजा अगर आपसे राष्ट्रीय सुनने वाला बिहार में 8 साल तक अब बात सुनो, 8 साल तक हम इनको मौका दिया। परिवर्तन रैली में जनता ने कहा इसको हटाओ, लालू आगे आओ, हम आए हैं। हम तो डिस्मिसल का भी मांग, राष्ट्रपति शासन का भी मांग नहीं किया, जनता से पटकनियां दिलाना शुरू कर दिया। अच्छा लालू जी, अगर आपसे बात की जाए और राष्ट्रीय राजनीति की बात न करी जाए तो अन्याय होगा। आपको लगता है कि बिहार के जो आने वाले लोकसभा चुनाव है उसमें आरजेडी यानी आपकी पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी यानी रामविलास जी की पार्टी और कांग्रेस में अलायंस होना चाहिए? बिल्कुल, हम तो अलायंस नहीं किया, इसलिए हम लोग का नुकसान हुआ उस समय सबका, कांग्रेस का भी और मेरा भी। पार्लियामेंट के चुनाव में कांग्रेस ऑल इंडिया पार्टी है और अभी भी हम लोग कांग्रेस पार्टी को बाहर से समर्थन दे रहे हैं। आपको मालूम होगा, ये कम्युनल और फासिस्ट फोर्सेस को दूर रखने के लिए हम कांग्रेस के साथ हैं और टाई अप होना चाहिए। सेकुलर ताकतों को गोलबंद होना चाहिए। हमारा माइंड ओपन है। लोग बोलता कांग्रेस पार्टी का लेकिन यहाँ हार हो गया, अलायंस के अंदर हम जीत गए तो कांग्रेस जीत गए, क्योंकि महाराजगंज की जीत को आप कांग्रेस की भी जीत बता रहे हैं, जबकि उनका कैंडिडेट तो हार गया है। अरे तो मैं जीता तो कांग्रेस जीत गया, जदयू को हराना उद्देश्य था ना, हम जीत गए, कांग्रेस जीत गया। आरएसएस लालू जी, बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि कांग्रेस आपसे क्यों दूरी बनाकर रख रही है? करेंगे बिल्कुल दूरी कांग्रेस आपसे दूरी बनाकर रखती है। लड़ा ठीक है, लड़ा, कोई कांग्रेस सबसे दूरी नहीं बनाती है। सोनिया गांधी का बहुत बड़ा मैं धन्यवाद, बधाई देते, इतना भला महिला, वो सब बातों को देखती रहती है। हम लोग टाई अप नहीं किया, कोई दूरी नहीं है। हम ऑल इंडिया पार्टी है कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आरएसएस को रोकने के लिए हम कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं और करते रहेंगे।
नहीं वो तो ठीक है, लेकिन इस बार ना उनने आपको मंत्री बनाया ना संतरी। अरे मंत्री, हम तो ऐसा मंत्री बने कि हम हटे तो 8 रेल मंत्री कोई टिक ही नहीं पा रहा है, रोज मंत्री बना जाता है। हम किंग मेकर हैं, हम रेल मंत्री बने, हम 20 साल तक शासन में रहे, फिर जनता शासन देगी। 4 ही एमपी थे, 4 एमपी में मंत्री बन जाएगा। मंत्री बने नहीं बने, चलिए माना मैंने आपकी बात से आने देंगे हम। लेकिन 2 छोटी छोटी बातें आपसे और पूछना चाहूंगा। पहला सवाल ये, लोगों का ये मानना है कि राहुल गांधी आपके खिलाफ है कांग्रेस में, इसीलिए वो आरजेडी और कांग्रेस का अलायंस कभी होने नहीं देंगे। कोई हमारे खिलाफ कोई आदमी नहीं है, और नीतीश से दोस्ती है तो नीतीश जल्दी चला जाए कांग्रेस पार्टी में, हम 5 किलो हनुमान जी के लड्डू चढ़ा देंगे। कोई राहुल गांधी खिलाफ नहीं है और कोई कांग्रेस खिलाफ नहीं है, और हम लोग कोई खिलाफ नहीं। अब नीतीश कुमार जी के विषय में राहुल गांधी करते हैं, कांग्रेस से दूरियां कम हो रही है। राहुल गांधी इनोसेंट लीडर है, कोई किसी का खिलाफ नहीं, इसीलिए वो नीतीश कुमार की तारीफ करते हैं। हमारा इशारा है। अरे तारीफ तो मुलायम सिंह करते हैं, तो मुलायम सिंह को अपना भविष्य में कुछ देख रहा है, इन्हें उन्हें फोन करके थोड़ा अपना ग्रुप को बनाओ, तो सब लोग प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है, तो हम क्या करें बताओ। अब मुलायम सिंह बोले कि अखिलेश को सीखना चाहिए, सीखे अखिलेश। सब आदमी अपना देख रहा है कि हम किसके साथ किसका विश्वास जीते, कौन ग्रुप हम बनावे कि हमको भी चांस मिल जाए प्रधानमंत्री का। मुलायम सिंह इसलिए फोन किया है। क्या लालू जी प्रधानमंत्री पद की रेस में हैं? अरे हम रेस में नहीं है, हम दौड़ाएंगे सबको, हम सिटी बजाएंगे, और कौन बार हम सिटी बजाएंगे। कौन कौन दौड़ेगा और किसके लिए आप सिटी बजाएंगे? कौन कौन दौड़ेगा और किसके लिए आप सिटी बजाएंगे? जो जिसके मन में है। अरे जो लोग एक जगह लाइन लगा के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार लोगों को सिटी बजाएंगे, जो आगे दौड़ जाएगा उसको पर विचार करेंगे, माइनस बीजेपी आरएसएस नरेंद्र मोदी छोड़ के। अभी तो लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी सबसे आगे है, तब लालू जी क्या करेंगे? सीटी बजाएंगे कि लाल झंडी दिखाएंगे? लालू जी बस एक आएंगे कैसे? हमारा जो रैली हुआ है बिहार का, यह हमारा फैसला है कि 14 में भारत टूटेगा या भारत रहेगा। भारत रहेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिल के फिरका ताकत का जो लाल टपक रहा है हस्तिनापुर पर, उसको हम आने नहीं देंगे। सेकुलर ताकतें इस देश में मजबूत है, ये चोंचों का मराबा नहीं है कि जो अलमदार है लोग फासिस्ट ताकतें, कम्युनल ताकतें गद्दी पर आके बैठ जाए। जब जब उपद्रव हुआ है सेकुलर ताकतों ने पराजित किया है और हम लोग पराजित करेंगे। चलिए एक आखिरी सवाल। नीतीश कुमार कहते हैं कि आरजेडी लालू एंड फैमिली की पार्टी है, अपने बेटे को चुनाव लड़ाने जा रहे हैं वो, तो क्या आपके बेटे चुनाव लड़ेंगे आने वाले वक्त में? हमारा बेटा सबका, आप अपना बेटा या बेटी हालचाल नीतीश बताओ ना, उसका बेटा का क्या स्थिति है। अब बात सुनो, अपना बेटा का हालचाल नीतीश पहले बतावे। मेरा बेटा सबका उम्र नहीं हुआ अभी कि चुनाव लड़ने जाएगा। अब मेरा बेटा लालटेन नहीं उठाएगा तो तीर उठाएगा और कमल छाप उठाएगा। हमारा बेटा बेटी लालटेन ही उठाएगा। और नेता का बेटा है और बेटी है तो जिसको भी इच्छा होगी राजनीति करने का सबको छूट है। कभी कभी बहुत बहुत शुक्रिया लालू जी, आप हमसे जुड़े। आपने बड़ी, हम लालू बूढ़ा हो गया है सब। अरे ये लोग क्या है, ये लोग तो आप कहना चाहते हैं अभी तो मैं जवान हूं भाई।
गाना गाना क्या गाना है इसको मोहब्बत। लालू जी अब गाना हो जाए, अभी तो मैं जवान हूं। अरे के बनारस में पान खाने नहीं आता है। बात सुनो, नीतीश को मोहब्बत में आंसू बहाने नहीं आता, अरे के बनारस में पान खाने नहीं आता। ये क्या बात करेगा आपसे? हटाइए, बोल दिया शायर, बोल दिया शायर है बात। तो आज गाना हो जाने जी आपको, अभी तो मैं जवान हूं। अरे शायरी है यार, बेकार रखो ना, पहले हटाओ, अब रखो, बंद करो, हो गया इंटरव्यू। चलिए लालू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज से बात करने के लिए, लेकिन आप थोड़ी देर हमारे साथ बने रहे, यही रिक्वेस्ट है आपसे। लेकिन तुम हमें खाली इंडिया का बात करो तो फिर हम बाहर का बात करने लगते हो, और लेकर के सब घूमते रहते हो, कौन प्रधानमंत्री होगा, ये कितना पक्ष में है, वो पक्ष में, बेकार का बात है। मेरे साथ रहो। नारपा मसाले, जब खाने में लानी हो जान तो भरोसा करें सिर्फ नारपा मसाले पर। नारपा मसाले। This is my Chevrolet Enjoy with Captain and theatre style seats and lots of space. There's always room for happiness. Chevrolet, find new roads. नमस्कार, मैं हूं रवि शर्मा, आप देख रहे हैं सलाखें। जून का महीना ये वो वक्त होता है जब हिमालय की एक खास वादी में अचानक हलचल बढ़ जाया करती है। ये हलचल बढ़ती है आदमखोर पौधों की वजह से। वो पौधे जो इंसान को आवाज मार मार कर पहले तो बुलाते हैं उस खौफनाक वादी में, और फिर इंसान को मिलाते हैं उसकी मौत से। आसमान को छूती हिमाचल की खूबसूरत वादियां, हिमालय का दिलकश नजारा, लेकिन इन्हीं नजारों की गोद में छिपकर फल फूल रही है आदमखोर पौधों की घाटी। जी हां, जन्नत का एहसास कराने वाली इसी फिजा में मौत का पैगाम देने वाले पौधे पनप रहे हैं। हकीकत इतनी गहरी और सनसनीखेज है कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। आदमखोर पौधों की घाटी। घाटी इंसानों की कब्रगाह है। घाटी में जाने वाले लौटते नहीं। घाटी में पलता है जुर्म। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस घाटी की जिसकी खूबसूरती इंसान को अपने बस में कर लेती है, और फिर घाटी में मौजूद जहरीले पौधे इंसान की जिंदगी पर कब्जा कर लेते हैं। घाटी देखने में जितनी खूबसूरत है उसकी हकीकत उतनी ही खौफनाक है। लोग जानते हैं कि उस घाटी का रुख करने वाले सभी लोग वापस नहीं लौटते। जो घाटी के लालच में फंसा मारा गया। बीते 10 वर्षों में घाटी में करीब 60 लाशें बरामद हो चुकी हैं। आदमखोर पौधों ने ली सभी की जानें। इस वादी की फिजा में ऐसा जहर है कि लोग यहाँ आकर गुम हो जाते हैं। वो भूल जाते हैं घर परिवार, वो भूल जाते हैं दुनिया का हर दरो दीवार। घाटी में आने वालों को दूर से वादी जन्नत लगती है, और इस सब की वजह है वादी में मौजूद एक पौधा। वो आदमखोर पौधा लोगों को गुमनाम बना देता है। वो पौधा लोगों को पूरी दुनिया से अलग कर देता है। दर्जनों लोग घाटी में जाकर गायब हो चुके हैं। मौत की ये घाटी कहाँ है?
कैसा है आदमखोर पौधा? क्यों गायब हो जाते हैं लोग? क्यों उस घाटी में जाते हैं लोग? क्या है घाटी का खौफनाक राज? मौत की खूबसूरत वादी से जुड़े खौफनाक सवालों की असलियत आज आपको हैरान कर देगी। आज आप सोच में पड़ जाएंगे कि कैसे एक पौधा लोगों की जिंदगी खा रहा है। तो दुनिया की सबसे खौफनाक वादी से जुड़े इन सवालों का राज हासिल करने के लिए देखते रहिए सलाखें। आदित्य चौहान के साथ जोगिंदर सिंह, इंडिया न्यूज। जहन में उठा तो होगा आपके ये सवाल, क्या कैसे कोई पौधा किसी इंसान को मौत के घाट उतार सकता है? कैसे कोई पौधा किसी इंसान को उसकी मौत से मिला सकता है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए जरूरी हो चला है कि आपको उस पौधे के बारे में हम सब कुछ बताएं, आपको वो पौधा दिखाएं और बताएं कि कैसे वो पौधा धीरे धीरे इंसान को उसकी मौत के करीब ले जाता है। आइए देखते हैं। इंसान के सबसे बड़े दुश्मन, आदमखोर पौधों की दास्तान। घाटी में गायब होते हैं इंसान। जी हाँ, ये 100% सच है कि दूर दूर तक फैले इन वादियों में न जाने कितने लोग लापता हो चुके हैं। न जाने ये वादियां कितने ही लोगों को अपने भीतर समा चुकी हैं, जिनका सुराग तक कोई नहीं लगा सका। दरअसल इस सब की वजह है आदमखोर पौधे, जिनकी वजह से विदेशी इन वादियों की तरफ खींचे चले आए थे और फिर उन आदमखोर पौधों के ही जाल में फंसकर वो अपनी जान गंवा बैठे। हिमाचल के कुल्लू से गायब हो रहे विदेशी। हिमाचल के कुल्लू जिले की इन्हीं वादियों में हर साल करीब 50,000 विदेशी सैलानी घूमने आते हैं। लेकिन सभी विदेशी असल में सैलानी नहीं होते। कुछ का मकसद जहरीली घाटी होती है, लेकिन वो जहरीली घाटी के आदमखोर पौधों का शिकार बन जाते हैं। यही वजह है कि जितने विदेशी यहाँ घूमने आते हैं उतने वापस नहीं लौट पाते। हर साल कुछ सैलानी आदमखोर पौधों का शिकार बन ही जाते हैं। आंकड़े कहते हैं कि 60 से ज्यादा विदेशियों की लाशें बीते 10 साल में इस घाटी से बरामद हो चुकी है और लापता हुए विदेशियों का तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। क्यों गायब हो रहे हैं विदेशी? कौन है विदेशियों का दुश्मन? आपको यकीन करना मुश्किल होगा कि विदेशियों की मौत और उनके लापता होने के पीछे सबसे बड़ी वजह एक हरा पौधा है। जी हाँ, एक आदमखोर पौधा जिसे पाने की चाहत में विदेशी यहाँ खींचे चले आते हैं। ये भूलकर कि पौधा आदमखोर है, ये उनकी जिंदगी छीन लेगा। आखिर एक मामूली सा पौधा कैसे विदेशियों की जिंदगी निकल रहा है? कैसा दिखता है वो पौधा? बताएंगे आपको, आप बस देखते रहिए सलाखें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। सलाखे में वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जारी है उस खौफनाक घाटी की दास्तान। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आदमखोर पौधे। अब इंसानों को खाएंगे आदमखोर पौधे। सलाखें। When it matters, people turn to NewsX, India's most watched English news channel. NewsX, news
not noise. नारूपा मसाले, जब खाने में लानी हो जान तो भरोसा करें सिर्फ नारूपा मसाले पर। नारूपा मसाले। तंदुरुस्त होगा आपका भी पूरा परिवार जब खाना होगा जैतून तारा कुकिंग ऑयल से तैयार। जैतून तारा ऑयल करे डायबिटीज, कैंसर, एसिडिटी और हार्ट अटैक जैसी बीमारियों से रक्षा। खाइए जैतून तारा, क्योंकि मिलेगी जिंदगी दोबारा। हमने बनाया बेहतर को और भी ज्यादा बेहतर। पेश है महाशक्तिशाली घड़ी डिटर्जेंट पाउडर। नया पैक। अब इंसानों को खाएंगे आदमखोर पौधे। सलाखें। नशे की एक खासियत है कि जब तक बेहतर से बेहतर नशा मिलता रहे, नशा अपना मजा देता है। लेकिन एक बार अगर बड़े से बड़ा नशा जबान को लग जाए तो फिर छोटे नशे मजा नहीं देते। और यही बात पेश आती है उन लोगों के साथ जो उस खतरनाक घाटी में उतर जाते हैं, उस आदमखोर पौधे की चाहत में। आदमखोर पौधे की पहचान, हरी पत्तियों में इंसानी जान। इस पौधे को देखिए, ये हरा पौधा देखने में एक आम पौधे जैसा है, लेकिन ये आदमखोर है। ये इंसानी जिंदगी छीनता है, ये इंसानी सांसों में घुलकर उनमें जहर भर देता है। इस पौधे के विदेशी सैलानी इस कदर दीवाने हैं कि वो अपनी जान को जोखिम में डालकर भी इस पौधे को हासिल करने की तमन्ना रखते हैं। असल में ये है गांजे का पौधा, जो हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत वादियों में बेतहाशा पाया जाता है। इस पौधे के हिप्पी इस कदर दीवाने हैं कि वो इसकी खोज में विदेशी धरती से उठकर हिमाचल की पहाड़ियों में खींचे चले आते हैं। ये पौधा उनके लिए जन्नत है, ये पौधा उनकी जान है। असल में इस पौधे की पत्तियों से हिप्पियों को ऐसा नशा मिलता है जो दुनिया की कोई नशीली चीज उन्हें नहीं दे पाती। इस बात का एहसास न केवल हिप्पियों को है, बल्कि नशे के तस्करों से लेकर हिमाचल की पहाड़ियों में रहने वाले लोगों को भी। एक पौधा नशा तमाम, गांजा, चरस, अफीम और भांग। आप सोच रहे होंगे कि ड्रग्स तो पूरी दुनिया में मिलती है, फिर भला नशे के सौदागर और शौकीन हिमाचल का रुख क्यों करते हैं? तो इसके पीछे भी एक बेहद खास वजह है। असल में गांजे के पौधे पर एक फूल कली के रूप में पैदा होती है। अगर इस फूल को हथेलियों पर मसला जाए तो इससे पैदा होने वाला लिक्विड नशेड़ियों के लिए और मनमोहक हो जाता है। फूल जब हथेलियों में पिसकर एक गोली की शक्ल ले ले तब वो चरस बन जाता है, और अगर फूल को सुखा लिया जाए तो वो भांग का रूप ले लेता है। कुल मिलाकर इस पौधे का फूल, इसकी पत्ती, इसका एक एक कतरा नशे के चाहने वालों के लिए एक तोहफा है। हर पहचान को बना दे अनजाना, पहाड़ों से घिरा कस्बा मलाना। दुनिया भर में नशे के शौकीन अपना शौक पूरा करने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाते हैं, लेकिन यकीन मानिए नशे का शौकीन जो एक बार मलाना पहुंचता है वो हर नशे को भूल जाता है। असल में मलाना नशे के सौदागरों और शौकीनों के लिए जन्नत है। जो चरस मलाना में पैदा होती है वैसी चरस दुनिया के किसी हिस्से में पैदा नहीं होती। इसीलिए मलाना की चरस दुनिया भर में मलाना क्रीम के नाम से जानी जाती है। इस चरस का नशा ऐसा होता है जो एक बार ले ले वो इसका आदी हो जाए। विदेशी सैलानियों को इस बात का पता है कि नशे का जो एहसास उन्हें लाखों और करोड़ों खर्च करके भी नहीं मिलता, वो बेहद सस्ते दामों में मलाना में मिल जाता है। मलाना से हुआ विदेशियों का लगाव, मलाना की चरस सोने के भाव।
मलाना की चरस विदेशियों की कमजोरी बन चुकी है। नशे के सौदागरों के लिए ये नशे का सबसे अद्भुत तोहफा है, लिहाजा मलाना क्रीम की देश से लेकर विदेश तक तस्करी होती है। विदेशों में मलाना क्रीम लाखों की कीमत में तोले के भाव बेची जाती है, यानी जैसे हिंदुस्तान में सोना बिकता है। विदेशी सैलानी इसे काला सोना भी कहते हैं। मलाना में पैदा होने वाली चरस की बढ़ती कीमत और बढ़ते शौकीनों के चलते ही इसकी पैदावार भी गैर कानूनी तरीके से होने लगी है। कानून का शिकंजा कसा, विदेशियों की कमजोरी बना नशा। नशे के शौकीन विदेशी जानते हैं कि मलाना क्रीम का मजा कौड़ियों के भाव लेना है, तो हिमाचल की घाटी सबसे मुफीद और सस्ता जरिया है। लिहाजा हर साल अनगिनत हिप्पी कुल्लू और मलाना की घाटी में आते हैं और फिर वो यहीं के होकर रह जाते हैं। जो चरस उन्हें विदेशों में मोटी रकम देकर मिलती है, वो यहाँ उन्हें कौड़ियों के भाव मिल जाती है।